नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश में। दोस्तों, आज हम एक कहानी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो बहुत ही रिसेंट की कहानी है, जिसमें जो वर्डिक्ट यानी कि जो सज़ा सुनाई गई है एक व्यक्ति को जिसका नाम जैसन है, उसको अभी मार्च 2023 में सज़ा सुनाई गई है और उसको 99 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम इसको कह सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की टिफनी और उसके हस्बैंड जैसन की। अचानक से जैसन एक दिन पुलिस को कॉल करता है 911 पर और ये बताता है कि उसकी वाइफ को किसी ने शॉट डेड कर दिया, यानी कि गोली मार दी है। और जब पुलिस वहाँ पर उससे पूछती है कि किसने मारा है, तो वो कोई जवाब नहीं देता है। और ये उसके घर के बाहर की कहानी होती है, जब वो घर के बाहर खड़े होकर वो जैसा कि पुलिस को बताता है कि वो लोग आर्ग्यूमेंट उनके बीच में कुछ चल रही थी और वो उसको घर में नहीं घुसने देना चाहता था, टिफनी को। और उसके बाद वो सीधे घर में चला जाता है अंदर, और घर में जाने के बाद जब वहाँ पर के उसके बच्चे भी थे, और उसके बाद उसे एकदम गोली की आवाज़ आती है और जैसे ही वो बाहर भाग के आता है तो टिफनी की जो बॉडी है कार के अंदर, यानी कि आप जानते हैं विदेशों में लेफ्ट ड्राइविंग होती है, तो टिफनी की जो बॉडी है वो कार के अंदर होती है और वो पिस्टल भी वहीं उसके हाथ में पड़ी होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड में पिस्टल पड़ी हुई होती है। ये सुनकर दोस्तों पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों तक दोस्तों इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। पर पुलिस को उस कार में ना तो कोई खून के धब्बों के निशान मिलते हैं और ना ही कोई और एविडेंस मिलता है, पर हाँ एक गन जो पिस्टल है वो वहाँ पे पड़ी हुई मिलती है और टिफनी की बॉडी मिलती है कार के अंदर। तो वो टिफनी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। इस बीच दोस्तों जैसन का ट्रायल शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहला शक उसी पर जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं था। तो पहले तो जैसन अपने बयान में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं बोलता है, बस ये बोलता है कि आर्ग्यूमेंट चल रहा था और ये उसकी टिफनी जो है उसकी दूसरी वाइफ थी, उसकी पहली वाइफ ने उसके ऊपर चीट किया था और वो उसको छोड़ चुका था। और ये इसके बाद वो टिफनी से मिला, शादी हुई। और जो टिफनी होती है वो बहुत ही एक खुशमिजाज लड़की होती है और दूसरों की हेल्प करने वाली, कई समाज सेवा भी वो करती है। तो इस तरीके की दोस्तों बातें जो है पता चलती है पुलिस इन्वेस्टिगेटर को। और फिर विदिन 48 आवर्स जो है पुलिस दोबारा से जांच करती है और इस 48 घंटों के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि इससे पहले ही जो जैसन होता है उसने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया होता है या बताया होता है कि उसको टिफनी के नए अफेयर के बारे में पता चल चुका है, यानी कि टिफनी जो उसकी वाइफ थी उसका कोई अफेयर चल रहा है और वो दोबारा से ब्रोक नहीं होना चाहता, यानी कि नहीं टूटना चाहता और ना ही वो ये झेल पाएगा। बाकी वो कोई स्टोरी कुछ भी ऐसी नहीं बताता है, पर जितनी बार भी पुलिस जैसन से पूछती है तो वो यही कहता है कि उसने टिफनी को नहीं मारा है और उसने गन की आवाज़ ऐसे बाहर से सुनी थी और जब आकर देखा तो टिफनी के लेफ्ट हैंड में गन थी और टिफनी की बॉडी कार के अंदर थी। और दोस्तों यहाँ पे 48 घंटों के अंदर पुलिस को पता लगता है कि टिफनी राइट हैंडेड पर्सन थी, यानी कि अगर कोई अपनी गोली चलाएगा तो राइट हैंडेड पर्सन है तो अपने लेफ्ट टेम्पल एरिया पर गोली नहीं चलाएगा। और टिफनी की 2 गोली लगी थी दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे जो बड़ी बात है, अहम बात है, वो ये जानने की है कि 2 गोली लगी थी। तो सबसे पहले तो यही कहना था सबका कि कोई भी अपने आप को 2 बार कैसे मार सकता है, यानी कि अगर उसने एक बार एक फेस पे लगी थी नीचे जॉ के पास और एक टेम्पल एरिया पे लगी थी हेडशॉट, तो वही कहते हैं कोई भी अपने आप को 2 बार कैसे मार सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि वो जैसन को जब कोर्ट में ले जाया जाता है और ये केस लगभग 1 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तो ये केस चलता रहता है और 1 साल ऐसे ही बीत जाता है और उसके बाद कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे देती है कि जैसन को अरेस्ट किया जाए और जैसन ही टिफनी का कातिल है। पर वो किस बात पे बोलती है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर लिखा जाता है कि ये होमिसाइड है। और किस चीज़ के ऊपर ये लिखा आता है कि ये होमिसाइड है, क्योंकि जो टिफनी की डेथ हुई थी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये था कि जो गोली है वो 10 इंच दूर से चली है। 10 इंच कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, 10 इंच दूर से चली है। तो जो डॉक्टर होती है, जो मेडिकल एग्जामिनर होती है, उसने ये कहा कि
हो सकता है किसी और ने भी चलाई हो, या हो सकता है ये टिफ़नी ने भी चलाई हो, पर ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। एक तो जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है, यानी कि अनअकस्टम्ड हैंड है, उसको यूज़ करना और 10 इंच से गोली चलाना, और वो भी 2 बार गोली चलाना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। हालाँकि ये कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहने के लिए, क्योंकि जब भी हम गोली चलती है कोई भी, तो हम गन शॉट रेजिड्यू यानी कि जीएसआर देखते हैं। वहाँ पर कोई पाउडर ग्रेन्स होते हैं, गन शॉट रेजिड्यू होता है, तो ऐसा कोई भी ग्रेन नहीं मिला था। तो उसके बारे में ये बताया गया दोस्तों कि ग्रेन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि टिफ़नी के बाल थे, तो शायद बालों से वो पाउडर ग्रेन्स वहाँ पे हट गए हों। पर डॉक्टर ने ये भी बताया कि डॉक्टर ने पहले ही ये कंसीडर किया हुआ है कि पाउडर ग्रेन्स शायद बालों पर भी मिले, और उसने वो भी चेक किए थे, पर पाउडर ग्रेन्स वहाँ पर भी नहीं थे। पर इसके बाद भी कोई सबूत नहीं होता। बार बार जो जैसन की रिकॉर्डिंग होती है 911 को कॉल करने की, जो पुलिस को कॉल करने की, वो सुनी जाती है कि उस समय उसने क्या बोला था। बहुत बार यही सुना जाता है दोस्तों। इस बीच यहाँ पर जैसन की तरफ से भी 2 वकील आते हैं और वो जैसन को जेल से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका भी कहना यही है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जैसन के खिलाफ कि उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि उसको कारागार या उसको सजा मिले। और दोस्तों क्या होता है, जो जैसन के जो सास होती है यानी कि टिफ़नी की जो मदर होती है, वो जैसन की साइड ले रही होती है, क्योंकि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं। उसको पता है कि वही एक अकेला देखने वाला, और कभी भी वो ये सोच नहीं सकती कि जैसन ऐसा कर सकता है, और ऐसा भी नहीं सोच सकती कि टिफ़नी ऐसा कर सकती है अपने आप, यानी कि वो अपने आप को मार सकती है, आत्महत्या कर सकती है टिफ़नी भी। तो जो टिफ़नी की माँ होती है वो बहुत ही कश्मकश में है, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है। बार बार बयान वो देती है तो वो जैसन की ही तरफदारी करती है और जैसन को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती। वो बोलती है कि जैसन भी किसी का बेटा है और ऐसे ही किसी को गलत फांसी या गलत सजा ना सुना दी जाए। तो दोस्तों केस चलता रहता है, और यहाँ पर आता है दोस्तों जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसे हम लाई डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं। तो लाई डिटेक्शन टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, उससे भी ये पता चलता है दोस्तों कि लाई डिटेक्शन टेस्ट में जैसन फेल हो जाता है, यानी कि लाई डिटेक्शन टेस्ट को पास नहीं कर पाता और वो घबरा जाता है, और उसकी बेसिस पर पुलिस बोल देती है कि ये काम इसी ने किया है। और फिर से जो कोर्ट है वो अपना वर्डिक्ट थोड़ा सा ऐसा देती है कि जो जैसन के खिलाफ होता है। पर यहाँ पर उसके वकील बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही ब्लड है, ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स पिस्टल पे मिले हैं, ना ही कुछ और मिला है। और दोस्तों ये केस बढ़ता चला जाता है, खिंचता चला जाता है, और जैसन अपना बयान यहाँ पर नहीं बदलता है कि आखिर टिफ़नी की हत्या कैसे हुई। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा बैलिस्टिक का केस आता है, जब भी कोई शूटिंग इंसिडेंट होता है जहाँ पर गोली चली होती है, तो बहुत सारे निशान यानी कि बहुत सारे एविडेंसेस रहते हैं। कोई ब्लड होता है बहुत सारा, क्योंकि अगर गोली चली थी तो ब्लड होगा, कोई एविडेंस होगा। तो ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, तो जैसन के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, और टिफ़नी के ये भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि टिफ़नी ने खुद को शूट किया है। तो लास्ट में जब पिस्टल पर फिंगरप्रिंट्स चेक होते हैं तो फिंगरप्रिंट्स कोई नहीं मिलते हैं। हालांकि क्योंकि जो गन थी वो टिफ़नी के हाथ में मिली थी, तो ऑब्वियसली तब टिफ़नी के फिंगरप्रिंट्स आए होंगे। बाद में बहुत चेक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों किया जाता है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट कहाँ पर? डीएनए टेस्ट किया जाता है दोस्तों, जो गन थी उस पर ट्रेसेस ऑफ डीएनए के कोई ट्रेसेस मिले हैं, उस पर यह पता चलता है कि फीमेल डीएनए का कोई भी ट्रेस ट्रिगर पर और बंदूक के पीछे वाले पोर्शन पर कोई भी फीमेल डीएनए नहीं है। इतना ही पता कर पाते हैं, पर किसका डीएनए है ये पता करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं है, क्योंकि एक एडिक्वेट क्वांटिटी चाहिए होती है डीएनए की कि आप इतने डीएनए को क्वांटिफाई करके आगे बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये कंपेयर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस बात को 5 साल बीत जाते हैं, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, बार बार क्लिपिंग्स को सुना जा रहा है, बार बार हर चीज़ को सुना जा रहा है। पर यहाँ पर एक टिफ़नी की फ्रेंड होती है, वो बार बार क्लिपिंग को सुनती है और लास्ट में जाके अपना बयान देती है। वो सीन में एंटर होती है और वो बयान देती है कि ये मर्डर जैसन नहीं किया है और जैसन ही कातिल है। तो उनसे कोर्ट वाले पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो जब उसको क्लिपिंग को बार बार सुना जा रहा है तो उसमें जैसन ये बोल रहा है, पुलिस को जब बुला रहा है कि मेरी वाइफ को मारा गया है, वो शॉट डेड है। और जब पुलिस पूछती है किसने मारा, तो वो कोई जवाब नहीं देता है कि वो पुलिस वाली पूछती है वहां पर कि गन कहाँ पड़ी हुई है। तो उस समय दोस्तों वो बोल देता है कि बिसाइड्स हर, यानी कि उसके पास ही पड़ी हुई है, वो ये बोल देता है। और जब पुलिस वहां पर मौका वारदात पर पहुंचती है तो पुलिस को दोस्तों गन हाथ में मिलती है,
और यही वो एक क्लू होता है वो जजेस को ये कन्विंस करने के लिए कि गन उसके पास नहीं पड़ी थी, गन उसके हाथ में थी, पर क्योंकि जैसन ने ये बोला कि गन उसके पास पड़ी है, और इसी बात पर दोस्तों उसको सजा सुनाई जाती है 99 ईयर्स की। मार्च 2023 में, यानी कि इसी साल 2023 में मार्च में जैसन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है फॉर 99 ईयर्स। तो आपको क्या लगता है कि इस केस में, अगर मैं अपनी एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट बात करूं, अगर मैं इस केस को देखूं, तो क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिले थे पहली बात तो, और उनको जो देखना चाहिए था वो इस केस में कहीं भी डिस्कस नहीं है कि टिफनी के हाथ में गन पाउडर था या नहीं था। अगर टिफनी के हाथ में गन पाउडर नहीं था तो ये साबित हो जाता दोस्तों कि ये सेल्फ किलिंग नहीं है, यानी कि ये सुसाइड नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि जैसन का भी तभी की तभी टेस्ट नहीं किया गया, उसके हाथों का कोई शूटिंग के लिए कोई टेस्ट नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, तो ये एविडेंसेस का ना होना भी ये दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंसेस नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि उसने हाथ अपने साफ कर लिए हो बाद में, क्योंकि तब तो कोई ट्रेसेस लिए नहीं गए, तब तो कोई स्वैबिंग उसके हाथों से गन शॉट रेजिड्यू की, यानी कि GSR की कोई की नहीं गई। तो ये कहना भी बहुत मुश्किल था कि ये गोली जो चलाई है, जो 2 बार गोली चलाई है, ये जैसन ने चलाई है, या 2 बार जो गोली चलाई है वो टिफनी ने अपने आप चलाई है। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस केस को लेकर आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये जैसन ने ही किया, पर कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मे बी क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि टिफनी का एक अफेयर था, और बाद में ये भी पता चलता है कि वो टिफनी का अफेयर भी एक दिन पहले ही टूट गया था, यानी कि वो ब्रेकअप हो चुका था, और उसने अपनी बात लिखी थी कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रही है और वो नहीं समझ पा रही है कि वो कैसे मूव ऑन करे। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं दोस्तों, हम कभी कभी ताव में आकर, गुस्से में आकर या भावुक होकर हम लिख देते हैं, तो ये कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी यूज हो सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो इस केस में ये समझा जा रहा था कि उसने सुसाइड किया होगा, और इस केस में ये भी समझा जा रहा था कि होमिसाइड हुआ है क्योंकि इसको जैसन ने मारा है। बहरहाल दोस्तों कुछ भी हो, पर जैसन अभी सलाखों के पीछे है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, मुझे ज़रूर अपनी राय बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों जो नहीं यूज़ किया गया वो नार्को एनालिसिस नहीं यूज़ की गई। मैं समझता हूँ कि अगर नार्को एनालिसिस की जाती लाइट डिटेक्शन के साथ, तो शायद जो जैसन के दिमाग में था, या अगर उसने किया होता तो वो आया था। पर एक बात ये कहना, जैसन का अभी भी ये कहना है कि उसने कहा था बिसाइड्स हर, क्योंकि उसने बंदूक वहाँ देखी थी उसके हाथ में, तो उसने इसीलिए रॉन्ग वर्ड्स यानी कि गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उसने कहा बिसाइड्स हर। और इस बात का फ़ायदा पुलिस ने और अन्य लोगों ने, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने उठाया और ये कहा कि इसने हाथ में क्यों नहीं कहा था, इसने बिसाइड्स हर क्यों कहा। तो इस बात को लेकर ही वर्डिक्ट अगले आधे घंटे में, यानी कि इस ट्रायल के लास्ट ट्रायल के आधे घंटे में ये वर्डिक्ट सुना दिया गया, ये फैसला दे दिया गया कोर्ट के द्वारा कि ये कत्ल जैसन ने ही किया है और टिफनी को उसी ने मारा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।